हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही है, जिसमें मैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो गया था, जो कि आपका होता है क्लास 12 बायोलॉजी का 5वां चैप्टर, जिसे हम लोग बोलते हैं वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर फर्स्ट तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका लेक्चर नंबर सेकंड होने वाला है। और आप लोगों को पता भी होगा कि क्लास बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए आप लोग इस चैप्टर के एक भी लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, यदि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में बहुत ही अच्छा इसको करना चाहते हो तो चलिए अब हम लोग अपनी वीडियो की बात कर लेते हैं, कहाँ तक हम लोगों ने टॉपिक को पढ़ा था और आगे हम लोग कहाँ तक पढ़ना है, आइए इसको समझते हैं। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में आप लोगों ने सबसे पहले इस चैप्टर में वंशागति और विविधता के बारे में समझा था। उसके बाद फिर हम लोगों ने जेनेटिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि जेनेटिक्स क्या है, साथ ही में इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और ये जेनेटिक्स के जनक कौन माने जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियोस में कर ली थी। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जरूर जाकर के देख लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे अनुवांशिक शब्दावली के बारे में, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। और साथ ही में चैप्टर को भी समझने के लिए आपको अनुवांशिक शब्दावली समझना जरूरी होता है। यानी कि जेनेटिक्स की कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिसकी परिभाषाएं आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लोग चैप्टर को अच्छे से समझ पाओगे। तो इस शब्दावली में अभी तक हम लोगों ने 6 परिभाषाओं तक समझ लिया था, यहाँ तक समझ लिया था। पहले आपका था जीन, फिर आपका था एलील, फिर आपका था फिनोटाइप, फिर आपका था जीनोटाइप, फिर आपका था जीन बिंदु। अब इसमें हम लोग को आगे कंटिन्यू करना है और जितनी भी शब्दावली बची हुई हैं, जितनी भी परिभाषाएं बची हुई हैं, उनको अब हम लोग को आगे इसमें कंप्लीट करना है, समझना है सारे परिभाषाओं को। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको इस प्रकार से नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग हमारा टॉपिक ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 499 रखा गया है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और साथ ही में उनके नोट्स के साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी दिए जाते हैं। चलिए इस पेज को मैं हटाता हूँ और जो हमारा जो 5 कंप्लीट ही हो चुके हैं, छठे से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका जो छठा परिभाषा है वो आपका हो जाता है समयुग्मजी। क्या होता है समयुग्मजी, आइए इसको समझते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं होमोजाइगस। तो क्या होता है होमोजाइगस, आइए इसको समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि जब एक लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं तो उसे हम लोग समयुग्मजी कहते हैं। यानी कि एक लक्षण की जब 2 जीन एक समान प्रकार के होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग समयुग्मजी बोलेंगे। यानी कि लंबापन की जब हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी दोनों कैसे हैं, समान प्रकार के हैं। यहाँ पर बहुनापन की हम लोग बात करेंगे तो आपका शुद्ध बहुनापन है, इसमें भी आपका स्मॉल टी होगा। यानी कि दोनों जीन जो हैं वो एक समान प्रकार के, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि एक लंबा है यानी कि एक टी है एक स्मॉल टी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर भी कैपिटल टी है और इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर आपका स्मॉल टी है। यानी कि जब एक लक्षण के 2 जीन समान प्रकार के होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं समयुग्मजी। जैसे कि शुद्ध लंबापन कैपिटल टी और शुद्ध बहुनापन स्मॉल टी, ये आपका हो गया समयुग्मजी यानी कि होमोजाइगस। हम लोग समझते हैं इसमें 7वां जो परिभाषा आपका होता है विषम युग्मजी के बारे में, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपके चैप्टर में आगे आपको देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए आप लोग इन सभी को अभी के अभी तैयार कर लो ताकि आप लोग को आगे कोई भी दिक्कत ना आए। 7वां इसमें आपका होता है क्या, होता है आपका विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस। तो क्या होता है हेट्रोजाइगस, आइए इसको समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि यदि एक ही लक्षण के दोनों जीन असमान या फिर अलग अलग होते हैं उसको हम लोग विषम युग्मजी बोलते हैं। जैसा कि मैंने आपको समयुग्मजी में बताया था कि जब इसमें क्या होगा, इसमें एक ही लक्षण के 2 जीन होंगे वो आपके कैसे होंगे, समान प्रकार के होंगे। यानी कि शुद्ध लंबापन होगा तो कैपिटल टी होगा, बहुनापन की बात करेंगे तो इसमें आपका स्मॉल टी होगा। लेकिन वहीं पर यदि हम लोग विषम युग्मजी की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लक्षण होगा, एक ही लक्षण के जो दोनों जीन्स होंगे वो आपके अलग अलग होंगे। यानी कि संकर लंबे पौधे की यदि हम लोग बात करेंगे तो इसमें आपका क्या होता है, संकर लंबे पौधे में आपका होता है कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। समयुग्मजी में आपका दोनों समान होते हैं, दोनों जीन समान होते हैं, लेकिन जो विषम युग्मजी होता है इसमें दोनों जीन अलग अलग होते हैं यानी कि असमान होते हैं। इसीलिए हम लोग उदाहरण बता सकते हैं संकर लंबा पौधा के बारे में, जो कि आपका कैपिटल टी स्मॉल टी होता है। यह ना बहुत ज्यादा लंबा होता है या ना बहुत ज्यादा छोटा होता है, यानी कि लंबापन और बहुनापन के बीच का जो पौधा होता है इसको हम लोग संकर लंबा पौधा बोलते हैं। और ये आपका कैपिटल टी स्मॉल टी होता है यानी कि विषम युग्मजी यानी कि हेट्रोजाइगस होता है। तो इस प्रकार से 7वीं परिभाषा भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें हम लोग 8वीं की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग समझने वाले हैं 8वीं परिभाषा, जो कि आपकी होती है लक्षण। लक्षण को हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर्स। तो क्या होता है लक्षण, आइए इसको समझते हैं। तो आप बताओगे किसी जीव के आकार की संबंधी विशेषताओं को हुई हम लोग क्या बोलते हैं,
लक्षण बोलते हैं, यानी कि जो कोई जीव है उसके जो आकार की, यानी कि जो उसका आकार है उसके संबंधी जितनी भी विशेषताएं होंगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसका लक्षण बोलेंगे। उदाहरण में आप बता सकते हो पौधे की लंबाई एक आकार की संबंधी विशेषता है, तो इसीलिए आप बता सकते हो पौधे की जो लंबाई है वो आपका एक लक्षण है, एक कह सकते हैं कैरेक्टर है। ये चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नवे परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपको होता है विशेषक। विशेषक को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ट्रेट। क्या होता है विशेषक, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो इसमें आप बताओगे किसी लक्षण के दो भिन्न उपलक्षणों को हम लोग विशेषक बोलते हैं। अब इसमें भी क्या होता है, एक आपका होता है लक्षण, एक उसके बाद में फिर क्या होता है, लक्षण से जो छोटे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपलक्षण। तो क्या होता है विशेषक में आप बताओगे किसी लक्षण के दो भिन्न उपलक्षणों को हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषक बोलेंगे। यानी कोई भी एक लक्षण है उसके जब दो भिन्न होंगे, यानी कि दो अलग अलग उपलक्षण होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषक बोलेंगे। जैसे कि पौधे की लंबाई की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये आपका क्या है, एक आपका ये लक्षण है। लेकिन लंबाई में आपका लंबापन तो रहेगा ही रहेगा, साथ में बौनापन भी आता है। तो ये क्या है, दोनों क्या है, एक लक्षण के दो भिन्न आपके उपलक्षण है, तो इसीलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं विशेषक। ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। एक दो बार इसको आप लोग पढ़ोगे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल पढ़ना है और एक बार ध्यान से समझना है, आपको समझ में आ जाएगा। तो विशेषक के बारे में एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी लक्षण के दो भिन्न उपलक्षणों को हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषक बोलेंगे। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि पौधे की लंबाई क्या है, एक लक्षण है आपका, तो लक्षण है पौधे की लंबाई, तो इसमें क्या होगा, लंबापन भी आएगा और बौनापन भी आएगा। तो क्या हो जाएगा कि जो लंबापन और जो बौनापन है आपका इस लक्षण के दो भिन्न उपलक्षण हैं, तो इन दोनों भिन्न उपलक्षणों को हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषक यानी कि ट्रेट बोलते हैं। तो इस प्रकार से 9 परिभाषाएं क्लियर हो चुकी हैं। अब आपका इसमें बचा है 10वां वाला परिभाषा, इसको भी आइए समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे युग्मक। युग्मक को हम लोग बोलते हैं गैमीट। क्या होता है युग्मक, इसमें आप बताओगे कि यह एक परिपक्व जनन कोशिका होती है जो संलयन करके नए जीव का निर्माण करती है, जो कि मैं पहले भी आपको क्लियर करा चुका हूँ कि इसमें क्या होता है, युग्मक जो होता है आपका गैमीट होता है और यह आपका एक परिपक्व जनन कोशिका होती है जो कि संलयन करेगा तो फिर नए जीव का निर्माण होगा। एग्जाम्पल में आप लोग समझ सकते हो, जैसा कि नर युग्मक होता है और मादा युग्मक होता है, दोनों आपके कैसे होते हैं, एन एन होते हैं। यानी कि जो मनुष्य है तो मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन अगर नर युग्मक की बात करेंगे तो इसमें आपका 23 गुणसूत्र होगा और इसमें आपका 23 गुणसूत्र होगा। यानी कि दोनों में क्या होगा, आधे आधे गुणसूत्र होते हैं, इसको हम लोग युग्मक बोलते हैं। तो यह चीज आपको समझ में आ गया होगा कि यह एक परिपक्व जनन कोशिका होती है जो संलयन करके नए जीव का निर्माण करती है। युग्मक के प्रकार की बात करेंगे तो एक आपका नर युग्मक होता है जो कि आपका नर में पाया जाता है, दूसरा आपका मादा युग्मक होता है जो कि आपका मादा यानी कि कह सकते हो आप लोग स्त्रियों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से युग्मक के बारे में भी आप लोग समझ लिया है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और 11वीं परिभाषा को समझते हैं। तो 11वीं परिभाषा आपकी इसमें संकरण। संकरण को हम लोग इंग्लिश बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या होता है संकरण, इसको आइए समझते हैं। तो आप बताओगे कि जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो इस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। क्या होगा इसमें कि जब दो अलग अलग जो लक्षण वाले जीव हैं उनके बीच में जब हम निषेचन कराते हैं तो इस क्रिया को हम लोग संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। और संकरण से प्राप्त होने वाली संतानों को हम लोग क्या बोलते हैं, संकर बोलते हैं। यानी कि जो संकरण से प्राप्त होने वाली जो संतान होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संकर संतान बोलेंगे। तो ये आपका होता है संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अपनी कॉपी में नोट कर लो कि जब दो अलग अलग लक्षणों वाले जीव के बीच हम लोग निषेचन कराएंगे तो इस क्रिया को हम लोग संकरण बोलेंगे और संकरण से प्राप्त होने वाली संतानों को हम लोग संकर बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस पेज पर भी जितनी भी मैंने आपको अनुवांशिक शब्दावली को बताया है इसे भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, वहां पर भी कुछ परिभाषाएं आपकी बची हुई हैं, उसको आप लोग समझ लीजिए। फिर आपका जो अनुवांशिक शब्दावली होगी ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें अगले पेज में बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला आपका होता है समिगुमजी, दूसरा आपका होता है विषमयुग्मी। दोनों एकदम सेम होते हैं और ये आपके कह सकते हैं डिफरेंस बिटवीन में भी आपके आ सकते हैं कि इन दोनों में अंतर बताइए। तो आप लोग इसको आराम से कर दोगे, ये बीच में लाइन खींचोगे, इधर आप लोग समिगुमजी डाल दोगे, इधर आप लोग विषमयुग्मी डाल करके दोनों को लिख दोगे। ये चीज जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। उसके यहाँ फिर दूसरा आपका इंपॉर्टेंट होता है विशेषक, युग्मक आपका इंपॉर्टेंट होता है और संकरण इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीजें एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, लक्षण भी आपको पढ़ना है क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो पता नहीं होगा तो चैप्टर आपको अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो इस पेज को मैं आप हटाता हूँ, नेक्स्ट पेज को लेकर के आते हैं और 11 के बाद में जितनी भी परिभाषाएं और बची हुई हैं उसको आइए देख लेते हैं।
तो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्या, एक संकर संकरण के बारे में, जो कि आपकी 12वीं परिभाषा है। तो एक संकर संकरण क्या होता है, अभी तो हम लोगों ने संकरण के बारे में पढ़ा था, लेकिन अभी आपका निकल करके आ गया एक संकर संकरण। तो ये क्या होगा, आइए इसको भी, इसकी परिभाषा को भी समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि जब एक जोड़ी या दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच हम लोग क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो इसे हम लोग एक संकर संकरण बोलते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जब हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ी या फिर दो अलग अलग उपलक्षणों वाले, यहाँ पर क्या था, जो संकरण था उसमें लक्षणों की बात हो रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर आपका एक जोड़ी कह सकते हो आप लोग, या फिर दो अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच जब हम संकरण कराते हैं तो इसको हम लोग एक संकर संकरण बोलते हैं। उदाहरण में आपका हो जाएगा लंबापन और बौनापन, यानी कि जब हम लोग लंबेपन और बौनेपन में संकरण कराएंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक संकर संकरण बोलेंगे। तो इस प्रकार से 12वीं परिभाषा भी आपकी क्लियर हो गई है। 13वीं परिभाषा आपकी इसमें होती है द्विसंकर संकरण। क्या होता है द्विसंकर संकरण, इसको भी आइए समझते हैं। इसमें आप बताओगे कि जब दो जोड़ी यानी कि अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विसंकर संकरण बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक संकर संकरण में यहाँ पर आपका एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जा रहा था, तो वो आपका था एक संकर संकरण। और यहाँ पर द्विसंकर संकरण की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा कि दो जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों वाले जीवों के बीच संकरण कराया जाएगा, तो उसको हम लोग द्विसंकर संकरण बोलेंगे। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर है द्विसंकर संकरण, और ये आपका है एक संकर संकरण। तो इसे भी आप समझ ही होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और साथ ही में यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूला करिए, इसी प्रकार से और भी महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए। 14वां आपका इसमें परिभाषा हो जाता है, आपका हो जाता है परीक्षण संकरण। तो परीक्षण संकरण को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसको समझते हैं। इसमें आप बताओगे कि जब प्रथम पीढ़ी यानी कि जो F1 है, यानी कि फर्स्ट जनरेशन है, से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके अप्रभावी जनक से के साथ कराया जाता है, तो उसको हम लोग परीक्षण संकरण बोलते हैं। यानी कि जब प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त संतान होगी उसका जब हम लोग कह सकते हैं संकरण उसके अप्रभावी जनक के साथ कराते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परीक्षण संकरण बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग समझ सकते हो कि जो प्रथम श्रेणी कह सकते हो कि जो प्रथम यानी कि कह सकते हो कि प्रथम पीढ़ी में जो आपकी संतान प्राप्त होगी वो आपकी होगी संकर संतान, और उसका जब हम लोग अप्रभावी जनक के साथ कह सकते हैं कि कराएंगे संकरण, तो आपका हो जाएगा स्मॉल टी, और आपका था कैपिटल टी स्मॉल टी, दोनों का संकरण कराएंगे, इसको हम लोग बोलेंगे परीक्षण संकरण यानी कि टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब आपकी अगली परिभाषा है संकर पूर्वज संकरण यानी कि बैक क्रॉस, संकर पूर्वज संकरण। तो इसमें आप बताओगे कि जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर संतानों का संकरण उसके जनक के साथ कराया जाता है, उसको हम लोग संकर पूर्वज संकरण बोलते हैं। क्या होता है कि जब प्रथम पीढ़ी में जो प्राप्त संकर संतान होगी उसका संकरण जब हम लोग उसके जनक के साथ ही करा देंगे, यानी कि उससे जिससे वो जन्म लेता है उसके साथ ही जब हम लोग उसका संकरण करा देंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला आपका इसमें हो जाता है प्रभावी लक्षण, और दूसरा आपका इसमें होगा अप्रभावी लक्षण। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं के साथ में आपका जो अनुवांशिक शब्दावली है वो आपकी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि 17 यहाँ पर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो परिभाषाएं थी वो मैं आपको ऊपर क्लियर करा दूंगा। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्रभावी लक्षण। तो क्या होता है प्रभावी लक्षण, इसमें आप बताओगे कि जब एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षणों को हम लोग प्रभावी लक्षण बोलते हैं। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे, एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के बीच में जब हम संकरण कराते हैं, निषेचन कराते हैं, तो जो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाला जो लक्षण होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रभावी लक्षण। अब यहाँ पर समझना आपको ये है कि जो लंबापन है वो आपका प्रभावी लक्षण है, और बौनापन जो आपका होता है वो आपका अप्रभावी लक्षण होता है। और जो तो प्रभावी लक्षण में आपको मैंने बता दिया है कि जब एक जोड़ी उपलक्षणों वाले जीवों के बीच निषेचन कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दिखाई देने वाले लक्षण को हम लोग प्रभावी लक्षण बोलते हैं। उदाहरण में आप बता सकते हो लंबापन और पीलीभीत जो है आपका, वो आपका एक कह सकते हैं कि प्रभावी लक्षण है, जो कि हम लोग आगे और भी अच्छे से क्लियर करेंगे जब हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ लीजिए, फिर आगे मैं आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर कराऊंगा। 17वीं परिभाषा आपकी इसमें हो जाती है, जो कि आपकी लास्ट परिभाषा होती है, आपकी हो जाती है अप्रभावी लक्षण। तो इसमें आप बताओगे कि जब एक जोड़ी अलग अलग उपलक्षणों और जीवों के बीच संकरण कराया जाता है, निषेचन कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में न दिखाई देने वाले लक्षणों को हम लोग अप्रभावी बोलते हैं। यानी कि जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं वो आपके प्रभावी लक्षण होते हैं, और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देते हैं वो आपके अप्रभावी लक्षण होते हैं, जैसा कि बौनापन ये आपका प्रभावी लक्षण है, और हरा बीज आपका ये भी अप्रभावी लक्षण है। तो इस प्रकार से जो आपका था यहाँ पर अनुवांशिक शब्दावली ये पूर्ण से कंप्लीट हो चुकी है, और इस पेज पर जितने भी मैंने आपको बताया इसमें आपका अप्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण, एक संकर पूर्व संकरण,
परीक्षण संकरण, द्विसंकर संकरण और एक संकर संकरण, ये सभी आपकी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और अनुवांशिक शब्दावली भी पूर्ण से कंप्लीट हो गई है। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने यहीं तक देखा है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे बढ़ेंगे और वहाँ पर हम लोग मेंडलवाद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला। तो इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ।